हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू का आखिरी पार्ट। 3 पार्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, ये आखिरी पार्ट है जिसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है ये देखिए। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी मतलब जो बताया था ना, स्पेसिफाइड 14 बिजनेस है वो, ठीक है। कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकते हैं? सेट ऑफ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सी, इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेकुलेशन के लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ होते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होते हैं, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। ओके, चलिए 77 क्वेश्चन कह रहा है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है इनफाइनाइट पीरियड तक। तो हम कहेंगे एनी नंबर ऑफ ईयर्स, कोई लिमिट नहीं है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC अलाउड टू एन इंडिविजुअल फॉर अमाउंट पेड बाय हिम इन एन एन्युटी प्लान ऑफ LIC रेस्ट्रिक्टेड टू। देखिए 80C में वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, ट्रिपल सी में, ठीक है। 80CCC में वैसे कोई लिमिट नहीं है, जो पर ओवरऑल जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है। मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है वो, या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, उतने की आपको रिडक्शन मिल जाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन 80CCC में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने एक सेक्शन और पढ़ा था 80E, CCE, जिसके अंदर ये था कि 80C मिला के 80CCC मिला के और 80CCD1 मिला के, ये तीनों मिला के भी 1.5 लाख से ऊपर की रिडक्शन नहीं होनी चाहिए। पर हमें सिर्फ इंडिविजुअल पूछी है, तो इंडिविजुअल में भी लिमिट वही है कि 1.5 लाख से ज्यादा की रिडक्शन नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 हमें कह रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ। 80E किस चीज का सेक्शन है, बस इतना पूछा है आपसे। तो डोनेशन नहीं, डोनेशन तो 80G में आता है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप पर्सन नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसमें नहीं आता। मेडिकल ट्रीटमेंट 80DD में आता है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड की बात है, ठीक है। या DDB में भी आता है, वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, यस, ये 80E में आता है और ये 10A में आता है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट 10AA सेज के लिए और 10A, ठीक है। तो हमारे लिए पूछा था 80E, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन लोन जो हम लेते हैं उसके इंटरेस्ट के लिए 80E में डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 80 80GGA अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू। 80GGA किसको मिलता है? याद है आपको? 3 सेक्शन पढ़े थे, 80GGA, GGB और GGC। GGA था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कि अगर आपने कोई रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने किसी रिसर्च एसोसिएशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किया है तो 80GGA में आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA। 2 सेक्शन पढ़े थे, 80JJA और 80JJAA, ठीक है। JJA किस चीज का था? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करने का था, याद है? तो ये हो जाएगा आपका डी। अगर कोई बंदा एसएससी है इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो 80JJA में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ओके, तो ये तो सीधे सीधे सेक्शन का नाम पूछा है। डिडक्शन में आपको सेक्शन जरूर याद रखने हैं, मैंने आपको बोला हुआ है। टीडीएस में डिडक्शन में
और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में और कैपिटल गेन की जो एग्जम्पशन मिलती है, ये सारे सेक्शन तो आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑन डोनेशन टू हुम, देखो पहली बार डोनेशन, डोनेशन का मतलब आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हम ATG की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू हुम 50% डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन ATG, इन्होंने खुद ही लिख दिया। ऐसा कौन सा डोनेशन है जिसकी डिडक्शन हमें 50% मिलती है? तो हमने आपको बता रखा है एक बात तो ये कि जिन भी फंड के अंदर नेशनल वर्ड यूज आता है वो तो 100% में आते हैं, तो ये 100, ये भी 100 और ये भी 100। राजीव गांधी फाउंडेशन 50% की रिडक्शन में आता है। 4 फंड बताए थे, एक राजीव गांधी, एक इंदिरा गांधी फाउंडेशन, एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और एक PM ड्रॉट रिलीफ फंड। ये 4 फंड ऐसे हैं जो 50% रिडक्शन विदाउट लिमिट में कवर होते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग राजीव गांधी फाउंडेशन इज द राइट आंसर। ओके, आगे लिखा है सेक्शन 80 QQB। QQB किसका है? रॉयल्टी ऑन बुक्स का है। तो देख लेते हैं, सेक्शन 80 QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, नो। रॉयल्टी ऑन इनकम ऑफ ऑथर, यस। रॉयल्टी फ्रॉम टेक्स्ट बुक और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट, नहीं। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आएगी रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर। ऑथर मतलब जो बुक को लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए उनको जो रॉयल्टी मिलती है, जो रॉयल्टी उनको मिलती है वो QQB में डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होती है। ओके ओके, चले आगे। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल यहाँ तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन 84 कह रहा है फर्स्ट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट एसएससी हो, अब तो सबके लिए सेम ही है। 4 इंस्टॉलमेंट होती है, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून को, तो मतलब ये फर्स्ट होती है 15 जून, 15 सितंबर तीसरी, 15 दिसंबर चौथी और 15 मार्च तीसरी और 15 मार्च को चौथी। ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। हमसे पूछा है फर्स्ट ड्यू डेट, तो फर्स्ट ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 15 जून। ओके, दूसरा कह रहे हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 85। ओके, एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड by all assessee only if estimated advance tax liability exceed। आपको जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था एडवांस टैक्स, उसमें स्पेशली पहली लाइन ये लिखाई थी कि हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, whose tax liability exceed ₹10,000, जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा होती है टीडीएस काटने के बाद, ठीक है, उसी को एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है, बाकी किसी को एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबिलिटी नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 कह रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी कंसीडर्ड। जब हम एडवांस टैक्स निकाल रहे होते हैं तो कौन सी इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है? वैसे देखा जाए तो सारी इनकम को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जब हम एडवांस टैक्स निकालते हैं तो सारी इनकम को ही कंसीडर किया जाता है। आप तो सिंपली जैसे टैक्स निकलता है वैसे ही पूरी कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि सारी इनकम को ही कंसीडर किया जाता है, किसी भी इनकम को छोड़ा नहीं जाता है। ओके, हाँ लॉस को जरूर छोड़ा जाता है कुछ को, वो हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। टैक्स इज रिक्वायर्ड, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, मतलब रेट बतानी है, फ्रॉम पेमेंट मेड टू ए रेजिडेंट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जब लॉटरी किसी की लगती है तो उसका टीडीएस किस रेट से कटता है ये आपको बताना है। अभी थोड़ी देर से पहले भी शायद एक क्वेश्चन आया था कि 30% की रेट से कटता है। पहले क्या होता था थोड़े टाइम पहले कि टीडीएस की रेट के साथ
जो एजुकेशन सेस होता था वो भी चार्ज होता था, उससे भी टीडीएस कटता था। बाद में इसको हटा दिया गया। अभी नॉन रेजिडेंट के केस में तो टीडीएस कटता है एजुकेशन सेस मिला के, मतलब एचईसी मिला के। बट इंडियन रेजिडेंट के केस में, ये जो हमने देखा यहाँ पे रेजिडेंट देने का मतलब यही है कि रेजिडेंट के केस में एचईसी नहीं जुड़ता है, मतलब सीधा 30% की रेट से टीडीएस कटेगा। ओके, अगर नॉन रेजिडेंट होता तो ये 30% प्लस एचईसी आता। आगे चलते हैं, समझते रहे एक एक क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर यहाँ लिखे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट फ्रॉम पेमेंट मेड टू ए रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर who declares that he does not own 10 vehicle। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और वो अपना पैन नंबर आपको फर्निश कर देता है, तो कोई टीडीएस उसका काटने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा स्पेशली टीडीएस के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नील, ठीक है, नील इफ ही फर्निश द पेन। अगर आपने गुड ट्रांसपोर्टर को कोई पेमेंट किया है और वो अपना पेन नंबर आपको प्रोवाइड करा देता है और उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो फिर आपको उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, किस रेट से कटेगा? फ्रॉम रेंट पेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देखिए रेंट आता है 194 आई में। रेंट कौन से सेक्शन में आता है? 194 आई में। 194 आई में दो रेट मेंशन है। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दिया है तो 10% टीडीएस है, और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे दिया है तो 2% टीडीएस है। यहाँ पे ये केस किस चीज का है? प्लांट एंड मशीनरी का, तो आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अज्यूमिंग पेन नंबर इज अवेलेबल। ये इसलिए लिखा है अगर पेन नंबर अवेलेबल नहीं हुआ, अगर पेन नंबर आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो हायर रेट से आपका टीडीएस कटेगा, जो कि 20% रेट होती है। ठीक है, पर पेन नंबर अवेलेबल है इसलिए जो जनरल रेट है उससे ही कट जाएगा 2% की रेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, रेट पूछा है आपसे, फ्रॉम द इंटरेस्ट पेबल टू ए रेजिडेंट। अगेन ध्यान रखना रेजिडेंट आ गया, और रेजिडेंट बोलने का मतलब ये है कि एचईसी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए किस रेट से कटता है? इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट आता है बेटा 194 ए में, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो रेट हो जाती है 10%। रेट क्या हो जाती है? 10%। ओके, एक आता है 193 में। सब जगह पे इंटरेस्ट के ऊपर जो रेट है वो 10% है, इसलिए हमने 10% लिखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है 91। क्या कह रहा है देख लेते हैं। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, ध्यान रहे इट्स नॉट टीडीएस, इट्स टीसीएस। टीसीएस किस चीज पे लगता है? आपको एक लिस्ट दे रखी है मैंने, है ना, नोट्स के अंदर। स्क्रैप पे लगता है, यस। टेंडर लीव्स पे लगता है, यस। अल्कोहलिक लिकर पे लगता है, बिल्कुल लगता है। इसका मतलब सभी पे लगता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। टीसीएस सब चीजों पे अप्लीकेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A if the amount of interest on loan does not exceed। कितने रुपए का इंटरेस्ट हो कि टीडीएस नहीं कटेगा? तो अमाउंट होगा 5,000 रुपए। अगर 5,000 तक का इंटरेस्ट है, अगर 5,000 तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट हुआ तो टीडीएस कटेगा। तो ये बात ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ऑन सैलरी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम। देखिए कुछ केस ऐसे हैं जहां पे
एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटता है, और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। इन दोनों में से जो पहले हो वहां कटता है। पर सैलरी के केस में ऐसा नहीं है, सैलरी के केस में पेमेंट के ऊपर ही टीडीएस कटता है। ठीक है, सैलरी में क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं लगता है, तो अगर आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो ही आपको टीडीएस काटना है। सैलरी को अकाउंट में क्रेडिट करने पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल ऑन सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज अब्सेंट, मतलब कर्ता नहीं है इंडिया में और रिटर्न फाइल करनी है, तो साइन कौन कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कर्ता अब्सेंट है तो उसके अब्सेंस में साइन कौन करेगा? तो आंसर इज एनी अदर एडल्ट मेल, अदर मेल मेंबर, सॉरी एनी एडल्ट मेंबर। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं किया गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ, जो भी एडल्ट मेंबर है उस एचयूएफ के वो साइन कर सकते हैं, वेदर मेल और फीमेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। असेसमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है, मतलब कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वाली डेट नहीं है आपके पास। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कैन बी फाइल। हमने सेक्शन 139(4) पढ़ा है, और जिसमें हमने पढ़ा है कि बिलेटेड रिटर्न अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर अर्लियर तक फाइल हो सकता है। पहले ही कह दिया कि असेसमेंट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट तो होगा नहीं। अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जो है 31/3/2021, इसका मतलब इस केस में आप 31 मार्च 2021 तक, अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2021 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, चलिए 31 मार्च 2021 तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, following form number is to be used, following phone number is to be used for filing of return of income by an individual having business income। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसकी बिजनेस इनकम है उसे कौन सा आईटीआर भरना है। तो आईटीआर 3, ये फॉर्म नंबर 3 नहीं होता, बेसिकली ये आईटीआर 3 है, इनकम टैक्स रिटर्न 3। आईटीआर 1 से लेके 7 तक होते हैं, जिसके अंदर जिनकी बिजनेस इनकम है उन्हें आईटीआर 3 फाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोटिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर कहां पे लिखना जरूरी है? पेमेंट ऑफ एलआईपी एक्सीडिंग 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, यस बिल्कुल लिखना है। सेल एंड परचेज ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ₹4 लाख, नहीं, 4 लाख की प्रॉपर्टी पे लिखना जरूरी नहीं है। टाइम डिपॉजिट अप टू 35, नहीं, टाइम डिपॉजिट पे भी नहीं है। और नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि ए में तो जरूरी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगर आप 50,000 से ज्यादा एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा रहे हैं तो आपको पेन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। चलिए आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, पेल्स फाइन स्टॉक लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम for assessment year 2021 on 31st March 2021। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न इन्होंने कब फाइल करी है? 30th March 21 को। द नोटिस मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 कैन बी सर्व ऑन द अप टू ऑन द असेसी अप टू, मतलब स्क्रूटनी का नोटिस कब तक आ सकता है ये पूछा गया। देखिए स्क्रूटनी का नोटिस कौन से सेक्शन में आता है, आपको बताया हुआ है मैंने, 143(2) में आता है, और टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम
end of financial year in which return of income is filed। जिस साल आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरी है उस साल के खत्म होने से 6 महीने तक सर्व हो जाना चाहिए। ओके, देखिए इन्होंने रिटर्न कब फाइल करी, 30 मार्च 2021, और ये ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 21 तक, और इससे 6 महीने, तो ये हो जाएगा 30 सितंबर 2021। तो फाइनल डेट होगी 30 सितंबर 2021। तो आंसर हो जाएगा बी, 30 सितंबर 2021। ओके, चलिए कैसे किया हमने, जिस साल रिटर्न भरी है उस साल के खत्म होने से 6 महीने तक नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। 99 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन। लैंग्वेज जरूर पढ़ना, हर बार एक सी लैंग्वेज हो जरूरी नहीं है। विद इन कितना टाइम में, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोला है, असेसमेंट ईयर नहीं बोला है। तो देखिए असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आता है सेक्शन 139(5), और ये भी कहता है एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अब असेसमेंट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन ने पहले ही लिख दिया, तो आप अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक भर सकते हैं, आप अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक भर सकते हैं। पर हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रीवियस ईयर के बाद कितने टाइम तक। तो प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर कितना चलता है, 1 साल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ईयर। विद इन 1 ईयर आप ऐसे पढ़ेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ऐसा बोलो, और चाहे अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बोलो, बात एक ही है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बजा, जो आपको बताया था ना कि अगर आप डिपार्टमेंट के नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो वो आपका बैंड बजा देगा। तो बजा कौन से सेक्शन में है, 144, धारा 144। ठीक है, जैसे धारा 144 लगने पे आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही अगर इनकम टैक्स वालों ने धारा 144 सेक्शन 144 यूज किया तो वो आपको आपकी इनकम को अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर देंगे, जिसे हम कहते हैं बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। लीजिए आपके मॉड्यूल में 100 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप इन वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी और आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर इन वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए और बाकी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।